स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। शशि थरूर कहते हैं इवन द गॉड कुडंट ट्रस्ट देम इन द डार्क, दैट्स व्हाई देयर सन नेवर सेट। यानी ईश्वर भी उन पर अंधेरे में विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए उनके वास्ट एम्पायर का सूरज कभी अस्त नहीं हुआ। दोस्तों ये कोट आपको जाना पहचाना नहीं लगता? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एम्पायर ऑफ कॉलोनियल ब्रिटेन की, जो एक समय पर 1/3 धरती पर राज किया करता था। ये एम्पायर अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जो ग्लोरी यूएसए के हाथ लगी, वही वर्चस्व वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक ब्रिटेन एंजॉय करता आ रहा था। खैर दोस्तों, इस वास्ट एम्पायर की किस्से कहानी तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आज हम जब अलग अलग एग्जाम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे भारत के वीर जवानों ने अपने पराक्रम के बलबूते पर इस वास्ट एम्पायर से एक लंबी जंग लड़ी और 200 साल के लंबे एक्सप्लॉयटेटिव रूल के बाद इंडिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिल सकी। किंतु दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल या कॉलोनियल हिस्ट्री पर नहीं है, बल्कि इन बेसिक सी गलतियों पर है जो हम अक्सर इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए करते हैं। यदि आपने गौर किया हो तो हम अक्सर ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हुए ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम को सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन की जगह इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम की जगह ग्रेट ब्रिटेन, जो कि फंडामेंटली पूरी तरह से इनकरेक्ट है। ये तीनों वर्ड्स 3 डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी नाम अलग अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को इंडिकेट करते हैं। यदि अभी तक आप इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम अपने बेसिक पर वापस जाकर इस कंफ्यूजन को जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपके लिए ब्रिटिश टेरिटरीज और उसकी ज्योग्राफी से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों को डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के IR और ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी ब्रिटेन का नाम आता है तो हमारे माइंड में उससे जुड़े बहुत से नाम ऑटोमेटिकली फ्लैश करने लगते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड और ब्रिटिश आइल्स इत्यादि। किंतु यहाँ आपको बता दें कि ये सब अलग अलग देश या एथनिसिटी भी नहीं है। असल में ये कुछ ओवरलैपिंग टेरिटरीज को डिफाइन करते हैं, जो उनके डिफरेंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो आइए इसको डिकोड करने की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश आइल्स से। दोस्तों, ब्रिटिश आइल्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यूरोप के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर मौजूद आइलैंड के ग्रुप को कहा जाता है। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो 2 लार्ज आइलैंड्स यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और आइल ऑफ मैन, हेब्रिड्स, ऑर्कनी, शेटलैंड आइलैंड्स और चैनल आइलैंड्स जैसे लगभग 6000 शॉर्ट आइलैंड्स को डिनोट करती है। इन आइलैंड ग्रुप में सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक सोवन स्टेट है जो 4 कंट्रीज या किंगडम से मिलकर बना है। इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड शामिल है। इंग्लैंड इस ग्रुप की सबसे बड़ी और पॉपुलस कंट्री है और यहीं पर यूनाइटेड किंगडम की डी फैक्टो कैपिटल लंदन मौजूद है। इंग्लैंड नॉर्थ में स्कॉटलैंड और वेस्ट में वेल्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसकी पॉपुलेशन को इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लैंड का मतलब है लैंड ऑफ एंजल्स। यहाँ इसका नाम एंजल्स नामक उन जर्मनिक ट्राइब्स के नाम पर पड़ा है जिन्होंने 5th सेंचुरी में इस लैंडमास पर माइग्रेट किया। ये मेनलैंड यूरोप से सबसे नजदीक पड़ती है। इंग्लिश चैनल इसी के पास मौजूद एक वाटर बॉडी है जो अटलांटिक ओशन को नॉर्थ से जोड़ने का काम करती है। ये चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लोकेटेड है और इंग्लैंड से यूरोप तक पहुंचने का एक इजी रूट प्रोवाइड करता है। खैर, अब वेल्स की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का दूसरा हिस्सा है। वेल्स की कैपिटल कार्डिफ है। यहाँ के लोगों को वेल्श कहा जाता है। ये एक माउंटेनियस रीजन है जिसकी वजह से यहाँ फार्मिंग बेहद डिफिकल्ट होती है और इसीलिए ये रीजन अपनी बहुत से रिसोर्सेज के लिए अपने नेबर्स पर डिपेंडेंट रहता है। उसी तरह नॉर्थ में स्कॉटलैंड मौजूद है जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है। यहाँ के लोग खुद को स्कॉटिश बुलाते हैं। इसके बाद आयरलैंड के आइलैंड के नॉर्थ में नदर्न आयरलैंड मौजूद है जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है। इन चारों देशों के अपने अलग अलग फ्लैग्स और अलग अलग कैपिटल्स हैं, किंतु उन सभी के लोगों को यूके की सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कोई सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि ये इन 4 देशों समेत कुछ छोटे छोटे आइलैंड का एक कलेक्टिव पॉलिटिकल ग्रुप है। जिस तरह इंडिया और यूएस में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम में ये अलग अलग देश शामिल हैं और इसीलिए इसको अ कंट्री ऑफ कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है।
अब आते हैं ग्रेट ब्रिटेन पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में कोई देश ही नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश आइल का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये केवल एक जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन को उसका नाम भी इस ह्यूज आइलैंड से ही मिलता है। इस आइलैंड का नाम उनकी एंशिएंट ट्राइब ब्रिटॉन से लिया गया है। ब्रिटॉन्स यहाँ पर एंग्लो सैक्सॉन्स के आने के पहले से सेटल हुए थे। खैर ये कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में भी एक स्मॉल येट सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। यदि हम ग्रेट ब्रिटेन में से स्कॉटलैंड को हटा दें तो इंग्लैंड और वेल्स को कलेक्टिवली ब्रिटेन कहा जाता है। दोस्तों अब अगर आगे बढ़ें तो इसके बाद ब्रिटिश आइल्स का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है आयरलैंड। आयरलैंड के इस आइलैंड में ज्योग्राफिकली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड शामिल हैं और जैसा कि हम देख ही चुके हैं, नदर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिकल यूनिट का पार्ट है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक सेपरेट सोवरेन कंट्री है और इसकी कैपिटल डबलिन है। दोस्तों ये सब समझने के बाद अब शायद आप इंग्लिश और ब्रिटिश के डिफरेंस को आसानी से बता पाएंगे। इंग्लिश यानी पीपल एंड थिंग बिलोंग टू इंग्लैंड, इसमें स्कॉटिश, वेल्श या नदर्न आयरिश चीजें शामिल नहीं है। जबकि ब्रिटिश यानी एनीथिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये सभी शामिल हैं। दोस्तों यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि 3 ब्रिटिश आइल्स एक सेपरेट पॉलिटिकल क्लास एंजॉय करते हैं जिनको हम क्राउन डिपेंडेंसी कहते हैं। इसमें आइल ऑफ मैन, बाइलिविक ऑफ ग्यूरेंसी और बाइलिविक ऑफ जर्सी शामिल है। ये टेक्निकली यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है और ये सोवन स्टेट्स भी नहीं है। इनके पास सेल्फ गवर्न करने के लिए अपनी खुद की लेजिस्लेटिव बॉडीज तो हैं, किंतु यूनाइटेड किंगडम इन पर लॉज इंपोज करने की पूरी लेजिटिमेसी रखता है। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको केवल ब्रिटिश आइल्स की ही सैर कराई थी, लेकिन ये देश केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, एक समय पर यह साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था और उस एम्पायर के रेमिनेंट्स हमें आज भी कई दशकों बाद देखने को मिलते हैं। जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक पर था तब उसकी मैसिव टेरिटरीज पूरे वर्ल्ड में स्ट्रेच होती थी, किंतु 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में कॉलोनियलिज्म ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। डीकोलोनाइजेशन की वेव के दौरान ज्यादातर सभी कॉलोनीज यूनाइटेड किंगडम की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गई, किंतु बहुत सी टेरिटरीज अब ऐसी रह गईं जिस पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य पूरी तरह से आज तक भी खत्म नहीं हुआ है। इन्हीं को आज हम ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। इनमें से मैक्सिमम आज सेल्फ गवर्निंग तो है, किंतु उनकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिलेशन से जुड़ी पॉलिसीज का कर्ता धर्ता यूनाइटेड किंगडम ही है। आज की डेट में हमें 14 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज देखने को मिलती हैं जो अभी भी यूके के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिंकेज शेयर करती हैं, और यह अंगुइला, बरमूडा, ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, द केमन आइलैंड, फाल्कलैंड आइलैंड्स, जिब्राल्टर, मॉन्टसेरेट, पिटकैरन, हेंडरसन, डूची एंड ओइनो आइलैंड्स, सेंट हेलेना, एसेशन एंड ट्रिस्टन द कूना, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड्स, सोवन बेस एरियाज ऑफ एक्रोट्री एंड रकेलिया एंड तुर्क्स एंड काइकोज आइलैंड। यहाँ गौर करें तो इनमें से 3 यानी ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एंड साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड पर कोई रेजिडेंट्स नहीं है। ये कुछ मिलिट्री और रिसर्च पर्सनल के टेम्परेरी शेल्टर का काम करते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 3rd मार्च है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 7 PM रहेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप कभी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आप देखेंगे कि वहां की करेंसी के ऊपर ब्रिटिश मोनार्क की तस्वीर लगी हुई है। तो क्या ये भी यूके की ही टेरिटरी है?
जी नहीं दोस्तों, असल में ये देश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 56 सोवन स्टेट्स की एक वॉलंटरी इंटरनेशनल एसोसिएशन है। इनमें से ज़्यादातर मेंबर स्टेट्स वो हैं जो कभी न कभी पास्ट में ब्रिटिश कॉलोनीज या उन कॉलोनीज की डिपेंडेंसीज का पार्ट रह चुके हैं। इस ग्रुपिंग की कोई भी गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर कोई पावर एक्सर्ट नहीं करती, जैसा कि एक पॉलिटिकल यूनियन के केस में होता है। ना ही यूनाइटेड किंगडम आज इन पर अपना आधिपत्य जमा सकता है। यूके के किंग चार्ल्स III इस कॉमनवेल्थ को हेड करते हैं, किंतु ये पोजीशन उनको इन मेंबर स्टेट पर कोई पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव पावर नहीं देती। ये पोजीशन प्योरली सिंबॉलिक है। इसमें भी स्टेट का हेड कौन है, इस पर हमें फर्दर डिविजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं कि इस कॉमनवेल्थ ग्रुप के 15 स्टेट्स ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ के हेड को ही अपने स्टेट का हेड मानते हैं। इनको कॉमनवेल्थ रियाल्म्स कहा जाता है। इसके अलावा इनमें 5 मोनार्कीज भी शामिल हैं, जिनके पास अपने खुद के इंडिविजुअल मोनार्क्स हैं। इसमें ब्रूनी, एस्वातनी, लेसोथो, मलेशिया और टोंगा शामिल हैं। इन 56 में से 36 मेंबर स्टेट रिपब्लिकन्स हैं, जो अपने यहाँ एक रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इनके हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इन सभी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके डिकोड किया और जाना कि कैसे ये सभी नेम अलग अलग ज्योग्राफी और पॉलिटिकल यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप फर्दर इस टाइप के डिस्कशंस को चाहते हैं और कंफ्यूजिंग ज्योग्राफिकल टर्म्स में डिफरेंशिएशन को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।